मेरी उम्र लगभग 13 वर्ष रही होगी। मैं भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था तो बाजार से ताबड़तोड़ भागने की आवाज़ें आने लगी। मार्केट में गोलियां चली और उसके बाद पूरा बाजार बंद हो गया। पूरे शहर में एक दहशत का माहौल था। मुंबई में एक हमला हुआ और मुंबई में जो हमला हुआ वो भी एक आतंकी हमला था। एक विचार आया कि जो ये आतंक की घटनाएं हैं, जो आतताई की घटनाएं हैं, आखिरकार ये समाप्त क्यों नहीं होती। कोई भी दिन बुरा नहीं होता, कोई भी शाम बुरी नहीं होती, मगर जब उस शाम से, उस दिन से कुछ ऐसी यादें जुड़ जाती हैं जिनके जख्म ताउम्र नहीं भरते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चले जाते हैं, तो उसे हम बुरे दिन, बुरी शाम का नाम दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आज की इस गुड इवनिंग में मैं बात करूंगा टोहाना के लिए उस बैड इवनिंग की जो आज तक लोगों को भुलाई नहीं भूलती। अगर उस स्मृति को मैं याद करूं तो टोहाना में उस वक्त मेरी उम्र लगभग 13 वर्ष रही होगी। मैं भी ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी जैसे ही मैं घर से निकलने वाला था, मेरी माता ने मुझे कहा कि चाय पी कर जाना। और इसी दौरान जब मैं चाय पीने बैठा तो बाजार से ताबड़तोड़ भागने की आवाज़ें आने लगी। उम्र छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाया। घंटे एक के बाद पता लगा कि मार्केट में गोलियां चली हैं और उसके बाद पूरा बाजार बंद हो गया। पूरे शहर में एक दहशत का माहौल था। उस घटना के बहुत समय के बाद हम बात करें 2008 की, मुंबई में एक हमला हुआ और मुंबई में जो हमला हुआ वो भी एक आतंकी हमला था। और इसी के बाद एक विचार आया कि जो ये आतंक की घटनाएं हैं, जो आतताई की घटनाएं हैं, आखिरकार ये समाप्त क्यों नहीं होती। इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए तभी एक पुस्तक दिमाग में आई जो शायद मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि जिन घटनाओं को मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उसको लेकर एक लघु पुस्तिका का रूप भी दिया जाएगा। और तभी एक लघु पुस्तिका मेरे दिमाग में आई जिसका नाम था आतताई एक श्रद्धांजलि, जिसके अंदर टोहाना की उस मनहूस शाम का, उस दुख भरी शाम का जिक्र था जिस वक्त की पंजाब से आए हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाई और जिसमें मासूम निर्दोष 27 लोगों की जान चली गई, 27 लोग शहीद हो गए। इन लोगों की जानकारी भी उस पुस्तक में जुटाई गई और इसमें जानकारी को जुटाते हुए 23 लोगों की जानकारी मैं जुटा पाया, जिसमें से 4 लोगों की जानकारी नहीं जुटा पाया। इसलिए पुस्तक में यही लिखा कि इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा जो पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक उस वक्त के माहौल को बताते हुए लिखी गई। साथ में उस वक्त की एक दुर्लभ फोटो जो कि मानव सेवा संगम ने एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया था, जिसमें तत्कालीन कृषि मंत्री हरपाल सिंह आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उस फोटो को भी इसमें शामिल किया गया। मगर इसमें इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें कुल 27 लोग जो शहीद थे, उनमें से 23 व्यक्तियों के नाम उनके पिता के नाम के साथ इसमें शामिल किए गए। इस हमले में शहीद मेलूराम के पुत्र संजय मुखी का दर्द भरा बयान है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। और इसी के साथ इस पुस्तक में आतंकवाद के विरोध में शांति की अपील करते हुए कविताएं हैं। और एक कविता श्रद्धांजलि स्वरूप ये भी है कि आतंकी दंगाई आग न जाने कब होगी दफन। ये टोहाना कांड के मासूम शहीदों को समर्पित है। इसकी पंक्तियां मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि टोहाना कांड के मासूम शहीदों तुमको नमन, आतंकी दंगाई आग न जाने कब होगी दफन। अर्जुन सिंह पिता संग अजय विजय भी चले गए, अनिल कुमार शटर तले गोली का निशान शिकार बने, प्रेम कुमार होकर खुद अखबार का समाचार बना, सुरेंद्र भाटिया विद्या, रमेश कुमार का नाम जोर चला। इस तरह से करके पूरे जो 23 शहीद हैं उनके नाम इसमें शामिल करते हुए एक बड़ी कविता ये लिखी गई है। आप इसे पढ़ना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसको आप देख सकते हैं। पर मैं फ़िलहाल इस घटना का जिक्र करते हुए, जो 5 दिसंबर 1991 की घटना है, मैं आपको बयान सुनाना चाहूँगा संजय मुखी का। जब उनकी मुझसे बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझको जैसा बताया वैसा मैंने लिखने का प्रयास किया और उस वक्त जो मैंने उनका बयान रिकॉर्ड किया था
उसको चैनल पे ही भेजा था और उसको बाद में पुस्तक में भी लिखा। वही पुस्तक से मैं बयान पढ़कर वैसा शब्द आपको सुना रहा हूँ। उनका कहना है कि वो दिन बड़े ही दुखदाई थे, ऐसा लगा जैसे किसी भूकंप ने हमारी गृहस्थी को ही तहस नहस कर दिया हो। जज मड़िया व मानव सेवा संगम ने उस वक्त हमारी पूरी मदद की। सब जानते हैं पिता का साया अकाल मृत्यु में सिर से उठने पर कितना तकलीफ देता है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी जीने की जंग शुरू हुई। हादसे के 1.5 महीने के बाद मेरे साथ अन्य 7 पीड़ित परिवारों के सदस्यों को अस्थायी नौकरी मिली। 89 दिन की अस्थायी नौकरी में 80 दिन होते ही नौकरी से हटने व परिवार का पेट पालने की चिंता से दिमाग में भूचाल उठना शुरू हो जाता था। उस वक्त जिला मुख्यालय हिसार होता था। योगराज के पिता भी, योगराज इसी में एक शहीद हुए थे, उनके पिता की बात की जा रही है कि योगराज के पिता भी हम लोगों के साथ थे। उन्होंने भी कई कष्ट भोगे। अकेली संतान के चले जाने के बाद कैसी ज़िंदगी होती है, मैं हर रोज़ उनकी आंखों में पड़ता था। आज भी उनकी आंखों में वही दर्द जिंदा है, क्योंकि ये जब पुस्तक मैंने लिखी और जिस वक्त उनका मैंने इंटरव्यू किया, ये 2010 से पहले की बात है, तब का उन्होंने जिक्र किया है कि मैं हर रोज़ उनकी आंखों में पड़ता था। आज भी उनकी आंखों में वही दर्द जिंदा है। डेली बेसिस पर हमें 20 जनवरी 1992 में नौकरी मिली। हादसा 1991 का था और 1992 में उन्हें नौकरी मिली है अस्थायी। जो भी पीड़ित परिवार थे, रेगुलर होने का वो वाक़या मुझे आज भी याद है, जब एक उच्च अधिकारी को हमने अपनी दास्तां सुनाई तो उन्होंने एक कलम से हमें 25 जुलाई 1995 को पक्का कर दिया। हम उस अधिकारी का एहसान कभी नहीं चुका सकते। आज उस हादसे को बरसों बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार में से कुछ शहर छोड़कर भी जा चुके हैं, कुछ इस हादसे को याद भी नहीं करना चाहते। और ये बिल्कुल सच्ची बात है जो मैं बीच में आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कोशिश की कई लोगों से बातचीत करने की, उन परिवारों से, पर वो बातचीत नहीं कर पाए। पीड़ित परिवारों में से कुछ शहर छोड़कर जा चुके हैं, कुछ इस हादसे को याद भी नहीं करना चाहते। समय के साथ इस जिम्मेवारी को कुछ संस्थाओं व जागरूक नागरिकों ने माना है। हमें इस गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, पर टीस इस बात की है कि गोलीकांड के शहीदों की याद में नेहरू मार्केट का नाम बदलकर शहीद मार्केट रखा गया था, पर प्रशासन की बेरुखी व लापरवाही के चलते इसे आज तक मंजूरी नहीं मिली, जिसको लेकर उनके मन में रोष है। वहीं स्मारक की बात एक दिन चर्चा में रहने के बाद हवा हो जाती है। ये वो बात थी जो संजय मुखी ने मुझे बताई। और अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा उस शाम का, क्योंकि जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो इसको भी जानना चाहेगी कि आखिर वक्त क्या था। तो पंजाब जब आतंकवाद के बुरे दौर से गुजर रहा था, तभी पंजाब की सीमा से जुड़ा हुआ हमारा टोहाना, यहाँ पर शाम को एक वाहन में कुछ आतंकी आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद पूरे शहर में भगदड़ मच गई थी और इसमें 27 घरों के चिराग बुझ गए थे। 27 लोगों का जीवन चला गया, 15 जिंदगियां घायल हो गई। तो ये बड़ा दुख था, मगर इसी के साथ काफ़ी लोग थे जिन्होंने ऐसे वक्त में सहायता भी दी। इस जघन्य हत्याकांड के बाद भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, रामविलास शर्मा, लीला कृष्ण, कुमारी सैलजा, जज मड़िया ने पीड़ित परिवारों को दिलासा दिलाया। सरकारी सहायता के तौर पर पीछे रह गए परिवारों के पालन पोषण हेतु उनके परिवारों को नौकरी भी दी गई। इसी के साथ प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये कैश व 50,000 के ही किसान विकास पत्र पीड़ित परिवारों को सौंपे गए। शहीद परिवार जालंधर की तरफ से 10,000 के UTI ब्रांड के साथ कुछ घरेलू सामान भी दिया गया। ये वो जानकारी है जो हमने जुटाई अपने पत्रकार साथियों से, अन्य समाज सेवियों से, जिसे मैं साझा कर रहा हूँ आपसे। इसी तरह की पुस्तक में अन्य जानकारी भी आपको मिलेगी, पर मैं एक बार उन 27 जो शहीद हुए थे उनमें से 23 लोगों के नाम पढ़ना चाहता हूँ, जो कि इसी जानकारी जुटाने के दौरान हमें मिले। अन्य 4 नाम नहीं मिल पाए। अगर आप में से कोई देख रहा है, सुन रहा है, अगर उसको ये जानकारी मिले तो हम तक जरूर पहुंचाए। पहला नाम इसमें जो हमने लिखा हुआ है वो है राधे श्याम पुत्र कालू राम, जिसकी उम्र उस वक्त 35 वर्ष थी। फलों की रेहड़ी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। वार्ड नंबर 4 टोहाना के निवासी राधे श्याम की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी को जींद उपायुक्त कार्यालय में नौकरी मिली। बाद में उनके माता पिता के पास वो चली गई। हल्का हल्का जिक्र भी है जो मैं उनके साथ में कर रहा हूँ, जैसा जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। अनिल कुमार सपुत्र नारायण दास, आयु 24 वर्ष, इनकी पेस्टिसाइड की दुकान थी। अनिल कुमार वार्ड नंबर 11 टोहाना के निवासी थे। उन्होंने शोर सुनकर दुकान का शटर नीचे गिरा दिया था। जैसे ही देखने के लिए फिर शटर उठाया तो आतंकियों की गोली ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। नवंबर के महीने में ही
उनकी शादी हुई थी। दिसंबर माह में इस हादसे से हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मेलूराम मुखी सपुत्र नंदा राम की आयु 65 वर्ष थी। तिलक कॉटन मिल में कार्यरत थे। मेलूराम मुखी डॉक्टर सुभाष भाटिया के पास अपना बीपी चेक करवाने के लिए गए थे। डॉक्टर की सलाह पर वो केला खाने के लिए गए और हादसे का शिकार हो गए। उनके पुत्र संजय मुखी के अनुसार उन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई थी। प्रेम कुमार पुत्र रेमल दास की आयु उस वक्त 29 वर्ष थी। वो अखबार में होकर का काम करते थे। वार्ड नंबर 8 टोहाना के निवासी प्रेम कुमार की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी शशिबाला को हिसार नगर पालिका में नौकरी मिली। प्रवीण कुमार पुत्र घनश्याम दास की आयु 21 वर्ष थी। भाटिया नगर टोहाना के निवासी थे। प्रवीण कुमार की योगीराज के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान करने का मन था, जिसका 2 दिन बाद मुहूर्त था और योगराज भी इस हादसे का शिकार हो गए। डॉक्टर सुरेंद्र भाटिया पुत्र श्री उत्तम चंद भाटिया की आयु 35 वर्ष थी। पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर सुरेंद्र भाटिया पुरानी सब्जी मंडी नीम वाली गली टोहाना के निवासी थे। राजकुमार गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश 45 वर्ष FCI टोहाना में कार्यरत थे। हरियाणा कॉटन के मिल के पास उन्हें गोली मारी गई। अर्जुन दास पुत्र श्री सुखदेव जिनकी आयु 51 वर्ष थी। उनका टोहाना में जूतों का व्यवसाय था। इनके 3 पुत्रों में से 2 अजय कुमार विजय कुमार इसी गोलीकांड में शहीद हो गए। विजय कुमार पुत्र अर्जुन दास की आयु 26 वर्ष थी। वो अपने पिता की जूतों की दुकान पर काम करते थे। अजय कुमार पुत्र श्री अर्जुन दास की आयु 18 वर्ष थी। वो पिता के साथ जूतों की दुकान पर काम करते थे। योगराज पुत्र श्री रामचंद्र टोहाना निवासी की आयु 25 वर्ष थी। अगले ही दिन उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का मुहूर्त था। जय किशन पुत्र श्री केदारनाथ घुरुंडा निवासी की आयु 42 वर्ष थी। वो व्यापार के सिलसिले में टोहाना आए थे। लक्कड़ मार्केट में वो आतंकी गोलियों का निशाना बन गए। नरेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश घुरुंडा निवासी थे। इनकी आयु 24 वर्ष थी। वो अविवाहित थे। वो प्राइवेट नौकरी करते थे। महेंद्र पुत्र ताराचंद उनकी आयु 19 वर्ष थी। ड्राइवर का काम करते थे। महेंद्र कुमार घुरुंडा निवासी थे। सतीश कुमार पुत्र श्री गोपीराम की आयु 36 वर्ष थी। व्यापारी का काम करते थे। सतीश कुमार घुरुंडा के निवासी थे। राजकुमार शर्मा पुत्र श्री कस्तूरी राम शर्मा उनकी आयु 47 वर्ष थी। वो FCI टोहाना में कार्यरत थे। विद्यासागर पुत्र बंसीलाल शर्मा की आयु 44 वर्ष थी। FCI टोहाना में कार्यरत रहे। रमेश कुमार श्री टेक राम जिनकी आयु 22 वर्ष थी। वेद प्रकाश दीवान पुत्र श्री मनोहर लाल दीवान की आयु 70 वर्ष थी। अशोक कुमार पुत्र श्री रामदयाल टोहाना आयु 23 वर्ष थी। वो अविवाहित थे। कहा जाता है कि अशोक कुमार ने कई लोगों को आतंकी घटना की सूचना दी, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकी। सुरेश कुमार पुत्र श्री देवी दयाल की आयु 28 वर्ष थी। वो शटर बंद करके जान बचाने की उन्होंने कोशिश की, मगर वो असफल सिद्ध हुई और एक गोली शटर को चीरते हुए उनका जीवन लील गई। जयपाल सिंह पुत्र श्री दुर्लभ सिंह की आयु 38 वर्ष थी और वो गांव बदड़ी थाना डेलो जिला लुधियाना पंजाब के निवासी थे। दलजीत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह की आयु 35 वर्ष थी। वो विवाहित थे। गांव डिलवा जिला संगरूर पंजाब के निवासी थे। इसके अलावा 24, 25, 26 4 व्यक्तियों की जानकारी हमें नहीं मिल पाई, और अगर आप में से किसी का कोई जानकारी हो, हमें उपलब्ध करवाने का काम करें ताकि इनके नाम उस शहीदों की लिस्ट में दर्ज किए जा सकें। ये वो जानकारी थी उन मासूम लोगों के बारे में जो एक मनहूस शाम को गोलियों का शिकार बन गए। और इसी पुस्तक में अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको कुछ कविताएं मिलेंगी और कुछ घटनाओं का जिक्र मिलेगा। पर इसमें से 26/11 का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये 2 घटनाएं जो कहीं ना कहीं टच करेंगी और उसके बाद कुछ लिखने को मजबूर होंगी। 26/11 के ऊपर भी एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। 2 लाइनें आपसे साझा करना चाहूँगा। 26/11 की याद हुई ताज़ा, कैसे निकला सुरक्षा का जनाजा। सिरफिरों ने शहर को खून में डिबो दिया, भुजाओं ने रिश्तों को खो दिया। देख हर एक कलेजा मुँह को आ जा, 26/11 की याद हुई ताज़ा, कैसे निकला सुरक्षा का जनाजा। देश हिल गया, प्रांत हिल गए, साज के साथ राजदार हिल गए। दुआओं में उठे हाथ, पंडित हो या ख्वाजा, कैसे निकला सुरक्षा का जनाजा। तो ये कविता जो है मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसको याद करते हुए लिखी गई थी। बड़ी कविता है, आप इसे इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। एक कविता जो इलाहाबाद में बम विस्फोट हुआ था, उस घटना ने बुरी तरह से पूरे देश को झकझोर दिया था। उसमें एक बच्ची स्वास्तिका इसका शिकार हो गई थी। उसको लेकर एक कविता की चंद लाइनें आपसे फिर साझा करना चाहूँगा। स्वास्तिका जिसे न तो राम के मायने पता थे और न ही अल्लाह के, वो 1.5 साल की देह
शायद ही कभी तुतलाती बोली में बोल पाती होगी, माँ बाबा पापा धन्य हो तुम जिसने उसे जाति तय करके उसे सजा दी। तुम महान हो, तुम धन्य हो जो इंसान को इंसान नहीं धर्मों के बुतों में तब्दील करना चाह रहे हो, तस्वीरों में सजाना चाह रहे हो, तय कर देते हो सजा उसके लिए जो तुम्हें नापसंद है। अभी भी समय है, संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो एक एक करके सभी स्वास्तिकाएं धमाकों में खो जाएं। एक सवाल मेरा हमेशा रहता है कि हिंदू मरता है, सिख मरता है, मुस्लिम मरता है और ईसाई मरता है, मगर आताताई क्यों नहीं मरता। इसी को लेकर चंद सवाल उठाते हुए एक कविता लिखी थी, वो कविता आपसे साझी कर रहा हूँ। हिंदू मरा, सिख मरा, मरा मुस्लिम, मरा ईसाई, वो जिंदा कैसे है क्यों नहीं मरा आताताई। एक दंगे ने पैदा किया दूसरे दंगे का सामान, शांति का कबूतर सरेआम किया लहूलुहान। ये युग सभ्य है या युग है पुरातन काबिलाई, वो जिंदा कैसे है क्यों नहीं मरा आताताई। दुश्मनी का दुश्मनी से कैसे होगा अंत, गांधी गौतम पीर पैगंबर क्या कहें संत, दया धर्म का मूल ये बात क्यों समझ न आई, वो जिंदा कैसे है क्यों नहीं मरा आताताई। हिंदू मरा, सिख मरा, मरा मुस्लिम, मरा ईसाई, वो जिंदा कैसे है मरा नहीं आताताई। पर इन सब के साथ मैं आपसे ये भी कुछ खबरें हैं जो इस अखबार किताब में हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि इन सब के खिलाफ ऐसा नहीं है कि आतंकवाद फैल रहा है, आतंकी घटनाएं फैल रही हैं तो लोग कुछ नहीं करते। लोग इकट्ठे होते हैं, उसके खिलाफ स्वर मिलाते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो ये सब भी आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक लिखी थी, पुस्तक के ज़्यादा पेज नहीं हैं, आप इसे पढ़ पाएंगे। हरियाणा के उस शहर की है जिसे नहरी नगरी कहा जाता है और नहरी नगरी को कैसे एक आतंक का सामना करना पड़ा था जिसके जख्म आज तक नहीं भरे, आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए और इस घटना से संबंधित और भी कोई जानकारी अगर आपके पास है तो हमें उपलब्ध करवाइए ताकि हम इसको लिपिबद्ध कर पाएँ, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये पता लगे कि आतंकवाद के जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में बरसों बरस भी कम पड़ते हैं। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी न किसी और घटना के साथ, किसी न किसी व्यक्ति के साथ और उन सब के साथ जो जानकारियाँ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तब तक के लिए अलविदा।